हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब जो अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन का हमारा एक सीरीज चलता आ रहा है। उसमें हम लोग अब पहुंच चुके हैं सेट नंबर 6 की तरफ। सेट नंबर 6 की तरफ पहुंच चुके हैं और सेट नंबर 6 का जो हमारा खंड आ है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज का जो वीडियो होगा वो खंड बा की तरफ होगा। क्या होगा? खंड बा। जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में खंड बा डिस्कस कर रहे हैं और टोटली हम लोग इसके एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक को डीपली उसका सोल्यूशन देखेंगे और क्या और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस चैप्टर से आने का, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक वीडियो देखें, जिसको भरपूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है खंडवा का, लिखा हुआ कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि एक बिंदु है आपका x, 5 और दूसरा बिंदु है 2, -3 और इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 17 मात्रक। तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं दिया हो तो इसको आप मान सकते हैं x1 y1। क्या है ये? x1 y1 और दूसरा क्या है आपका x2 y2, x2 y2। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस टोटली दिया कितना है? 17 मात्रक, यानी कि कितना है? 17 है। अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। अब x1 कितना लिखा हुआ है? x लिखा है, माइनस x2 कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर रूट में लगा दीजिएगा, रूट में, प्लस y1 कितना दिया हुआ है? y1 है आपका 5, माइनस y2 कितना है? -3। तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 5 + 3, इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ये इक्वल किसके है? 17 के। चूंकि आपने दोनों पक्षों का स्क्वायर करने को कहा है तो इसका भी आप वर्ग कर दीजिए और इसका भी क्या कर दीजिए? आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो वर्ग करने पर आप जब किसी रूट का वर्ग करते हैं तो वहां से क्या होता है? रूट हट जाता है। तो यहाँ से भी क्या होगा? रूट गायब हो जाएगा। तो आएगा केवल क्या? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 यानी 8 का होल स्क्वायर। और ये इक्वल किसके होगा? 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289। अब यहाँ कहेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ये बराबर किसके होगा? 289 के। तो यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके? 289 प्लस 64 इक्वल किधर आएगा? तो -64। और x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ घटाइएगा 289 में से 64, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ आएगा ये 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर। तो अगर मैं तुलना कराऊँ, तुलना करने पर अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ क्या आएगा? आपको आएगा x - 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 15। क्यों? इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब है तो x - 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आएगी? 15 - 2 उधर जाएगा तो +2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 15 2 17। और यही आपको फाइंड करना था और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ आई बात? आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखा है कि यदि बिंदु 1, 4, a, -2 और -3, 16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है, a, -2, फिर -3, 16 और 1, 4। ठीक है,
अब अगर संरेख हैं तो सबसे पहले आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 समझ लेना क्या क्या है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका x1 y1, ठीक है, ये क्या है आपका x2 y2, ये क्या है x3 y3। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब आपको क्या करना है, अगर त्रिभुज संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है, अगर बिंदु संरेख है मतलब एक ही रेखा में है, और एक ही रेखा में है तो मतलब त्रिभुज संभव ही नहीं है, यानी कि कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1। अब यहाँ आपने x1 लिया तो यहाँ लिखिएगा y2 माइनस y3, ठीक है। फिर यहाँ आप लेंगे प्लस x2, और जब आप यहाँ x2 ले रहे हैं तो आपको लिखना है यहाँ पर y3 माइनस y1, ठीक है। और जब आप यहाँ पर x3 लीजिएगा तो यहाँ लेंगे आप y1 माइनस y2, ठीक है। और ये बराबर किसके होने वाला है, 0 के, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के। अब आपको वैल्यू रखी हुई है 1/2 इक्वल किधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप कह देंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये अपॉन इंटू में 1/2 उधर आएगा तो अपॉन डिवाइड होगा, और 0 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, x1 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर a, और y2 माइनस y3 यानी कि y2 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 16, और y3 कितना लिखा हुआ है 4, तो 16 माइनस 4 प्लस x2 कितना लिखा हुआ माइनस में 3, और y3 माइनस y3 कितना है 4, और y1 कितना है -2, तो 4 माइनस 2 माइनस में 2। इतनी बात क्लियर हो गई है। प्लस x3 लिखा हुआ है। अब x3 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, x3 कहाँ है, यहाँ है, x3 लिखा हुआ है 1, और y1 माइनस y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना लिखा हुआ है 16, और ये इक्वल किसके है, 0 के, ये इक्वल किसके है, 0 के, ठीक है। अब देखिएगा आप लिखेंगे a 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस 3 ब्रैकेट में 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 -2 माइनस 16 यानी -18, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। तो 12a माइनस 4 दूना 4 और 2 8, 4 और 2 6, 6 त्रिक 18, और यहाँ प्लस इंटू माइनस 18 एकम 18, और ये बराबर किसके होगा, 0 के, ठीक है। तो 12a ये भी -18, ये भी -18 यानी माइनस में 36, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। तो यहाँ से 12a की वैल्यू पूछा जाए तो ये -36 इक्वल किधर जाएगा तो +36 बना देगा, और यहाँ से a की वैल्यू आएगी 36 इंटू का 12 इक्वल किधर जाएगा तो अपॉन में 12 आएगा, और 12 3 are 36, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आशा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहले का गा लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना है। तो मैं बायां पक्ष लेकर के प्रूव करूंगा और दायां पक्ष लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले ही क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा को लाना है। तो मैं बायां पक्ष लेकर के सॉल्व करूंगा, तो LHS मैंने लिख लिया है।
ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तिरछा मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा में कीजिएगा तो क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। और अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब फिर इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, तो आप कहोगे a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab यानी कि 2 1s are 2 इंटू साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, ठीक। और प्लस में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब फिर आगे देखेंगे, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको यहाँ तो 1 पहले ही है, और इन दोनों की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। ये तो आपकी सर्वसमिका ही होती है। और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा, और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गया है। अब एक और एक कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन थीटा, अपॉन में कॉस थीटा लिखा हुआ है, लिख दीजिए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, लिख दीजिए। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा बचा, और यहाँ अपॉन में कॉस थीटा तो यहाँ है ही, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, 1 प्लस साइन थीटा हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो क्या 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा को काटा जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो नीचे बचेगा 2 अपॉन में क्या बचा है, कॉस थीटा, तो 2 और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि 2 सेक थीटा, ठीक है। और यही आपका जो RHS था, यही था, हमको यही लाना था। तो आपने यहाँ लिख देना है बराबर RHS, और यही आपको प्रूफ करना था, लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ। समझ में आया, तो आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, घ नंबर कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता है 6, 9, 20, 15 और 9। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, पूरे फॉर्मेट को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 0 से 10 की बारंबारता 6, 10 से 20 की बारंबारता 11, 20 से 30 की बारंबारता 21, 30 से 40 की बारंबारता 23, और 40 से 50 की बारंबारता 14। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सब दिया हो तो आपको संचयी बारंबारता लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता होगा। आप यहाँ लिखेंगे 6, फिर 6 में 11 ऐड करेंगे हो जाएगा 17, 17 में 21 ऐड करेंगे तो 17 एंड 1 18, 18 और 20 कितना होगा, 38, ठीक है। 38 में 23 जोड़ेंगे तो 41 और 20 हो जाएगा 61, और 61 में 14 जोड़िएगा तो 65, 10, 75, कितना आ गया, 75 आ गया। एक बार देख लीजिए, 6, 11, 6, 17, 17 और 1 18, 18, 10, 28, 28, 10, 38, 38 में 3 जोड़िएगा 41, 41 और 20 होता है 61, 61 में 4 65, 65 और 10 75, और यही आपको ये भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, ये n की वैल्यू भी आएगी कितनी, 75 ही आएगी। अब अगर आपको n/2 निकालना, क्या निकालना आपको, n/2, n की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 75, और अपॉन में क्या कर दीजिए 2, तो 2 3s are 6 एंड 2 6 15 हो गया, 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो 37.5 है। तो जो आपका वर्ग क्या नाम है, माध्यक वर्ग होगा वो 37 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 37 के थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप देखिए ये 37 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और यही 37 लिख दीजिएगा, 37.5 से थोड़ा ज़्यादा वाला ही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा, यही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी लिखी हुई है, F
21 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि f कितना लिखा हुआ है तो आप कहोगे 21 लिखा हुआ है। f की वैल्यू कितनी है? 21। और आप जानते हैं कि जो l होता है, l जो होता है वो माध्यक वर्ग की सबसे निम्नतम सीमा होती है, यानी l की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 20 लिखी हुई है। क्लियर हो रहा है? अब आपकी बात आती है हाइट की। किसकी बात आती है? हाइट। तो कितने कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 10 से 20 में 10 का अंतर, 0 से 10 में 10 का अंतर। तो हाइट क्या होता है? वही अंतर ही क्या है इसका? हाइट है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और चीज जानना है, CF क्या होता है? संचयी बारंबारता। तो F के जस्ट ऊपर वाला ही क्या होता है? CF होता है। F के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF। तो अगर मैं पूछूं CF क्या होगा, तो CF जो होगा वो 17 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर क्या होता है? वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज को पुट करूँ तो यहाँ कहेंगे आप माध्यक इक्वल टू क्या होगा? माध्यक इक्वल टू होगा L की वैल्यू कितना निकाले हैं आप? 20 प्लस n/2 कितना है? 37.5 माइनस CF कितना है? CF है आपका 17। CF कितना है? 17 अपॉन में F कितना है? F की वैल्यू लिखा हुआ है 21। कितना है? 21 इंटू में हाइट कितना भैया? 10 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आप कहिएगा 20 प्लस 37.5 में से 17.0 बचाइएगा तो 10 में से 5 में से 0 गया 5, 17 में से 7 गया 0 और 7 में से 7 गया 0, यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो 20.5 अपॉन में 21 इंटू में 10 आया। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 20 प्लस 20.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 205 और अपॉन में कितना? 21। तो यहाँ कहिएगा 20 प्लस, अगर 205 में 21 से डिवाइड कीजिएगा तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 205 में किस से डिवाइड? 21 से। तो कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 15 में से 9 गया 6 आया, यहाँ बचा कितना? 9, 9 में से 8 गया 1 आया। डेसिमल लगा दीजिए, 0 आएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार लेके देखिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 7 बार ले जाइए तो इसका मतलब लगभग में 9.7 आएगा। तो यहाँ आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 29.7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो माध्यक आएगा वो 29.7 आएगा। क्लियर हो रहा है? तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है 92, 510। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहाँ पर भी 2 पंचे 10। ठीक है। फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 255 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर यहाँ आएंगे, अब ये 3 से देखते हैं। 3 से 23 डिविजिबल नहीं है। 3 8 24, एक बचा 15 हो गया। 3 5 15। अब क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 23 डिविजिबल नहीं है। 5 1 5, 3 बचा 35 हो गया। 5 7 35 और अब 17 से डिवाइड करेंगे तो 23 तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन 17 1 17 और यहाँ से 23 1 23 और यहाँ भी 1। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 17 और इंटू 23। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 गुणे 17 तियाँ 51 कि एक कैरी कितना आया? 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना होता है? 39। ठीक है। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एकम 6, 6 नवाए 54 के 4 हासिल आया 5, 6 त्रिक 18, 18 5 23 और एक 0 बढ़ा देंगे तो 23,460 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है?
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे का नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वह है बहुलक का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला होता क्या, क्योंकि बिना फॉर्मूला लर्न किए आपसे क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है इसका, इनटू में H होता है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 को बोलते हैं बहुलक वर्ग। F1 क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। मतलब ऐसा वर्ग जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 23, और यही 23 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके जस्ट पहले आपका F0 आएगा और इसके जस्ट बाद में आपका क्या आएगा, F2 आएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए कि F1 की वैल्यू कितनी आई, तो F1 की वैल्यू आई 23, F2 की वैल्यू कितनी आई, तो F2 की वैल्यू आई कितनी, 14, और F0 की वैल्यू कितनी आई, तो F0 की वैल्यू कितनी आई, 21। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आपको हाइट दिख रहा है H। H क्या होता है, जो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर होता है वही हाइट होता है। तो 20 में से 10 निकालोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 30 में से 20 निकालोगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। यानी H कितना है, 10 है। क्लियर हो रहा है। अब फिर वैल्यू एक बचता है L। L क्या होता है, L जो होता है वो बहुलक वर्ग की सबसे निम्नतम सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग क्या है, यही है आपका, और इसकी निम्नतम सीमा यानी कि यही आपका L है। L की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 30 लिखी हुई है। L की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 30 लिखी हुई है। क्लियर हो रहा है। और उठा करके इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम। तो यहाँ से हमको बहुलक मिल जाएगा, बहुलक इज इक्वल टू L, और L की वैल्यू कितनी है, 30 है, प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है, 23, माइनस F0 कितना है, 21, अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 23, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 21, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 14, और इनटू में क्या लगा देंगे आप, H की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाएगा 30 प्लस 23 में से 21 गया तो केवल 2 आएगा, अपॉन में 23 दूना 46, माइनस 14 और 21 जोड़िएगा तो 14 और 1 15, 15 और 20 कितना होता है, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, माइनस में 35, और इंटू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 30 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 करिएगा, 6 माइनस 5 1, और यहाँ से 4 माइनस 3 1, इंटू में 10। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 30 प्लस 2 दहाई में 20, अपॉन में 11, और यहाँ देखेंगे तो 30 प्लस 11 एकम 11, 9 20 90 हो जाएगा, 11 8 88, 2 20, 11 एकम 11, तो आ गया 30 प्लस 1.81, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31.81, और यही इस क्वेश्चन का बहुलक होगा। समझ में आ रहा है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा है आपको बहुलक फाइंड करना अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का घ नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लीजिए कि एंगल ADC इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल BAC। सबसे पहला यही कर देते हैं काम। आपको एक क्या बना देना है, त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज ABC बना लेना है। एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC, इसको A नाम दीजिए, इसको B नाम दीजिए, इसको C नाम दीजिए। क्लियर हो रहा है। अब आपसे आगे क्या कर रहा है कि उस पर देखते हैं एक बार दोबारा। लिखा हुआ है कि इस पर एक बिंदु D इस प्रकार है। D इसी पर, किस पर, एक बिंदु है D, यहाँ ले लेते हैं D, और एक बिंदु है D इस प्रकार। A को D से मिला दीजिए, A को किससे मिला दीजिए, D से। क्लियर हो रहा है। कह रहा है उस पर एक बिंदु इस प्रकार है
कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। एंगल ए डी सी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के, इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये गिवन है। फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। क्लियर हो रहा है? तो क्या करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, आपको करना क्या है, लिखना है कि त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी से, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल ए डी सी ये इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। और ये बात आपको दिया है, क्या है ये, दिया है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। फिर आप बताइए, एंगल ए डी सी में भी ये वाला एंगल आ रहा है और त्रिभुज बी ए सी में भी ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये कोण आपका एडीसी में भी आ रहा है और यही कोण आपका बीएसी में भी आ रहा है, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखिए, अगर ऐसा आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ए डी सी ये समरूप होगा। क्या होगा, ये समरूप का सिंबल है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के। क्लियर है? और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको बता दूं कि जो AD अपॉन BA होता है, AD अपॉन BA इसका रेशियो इक्वल होता है किसके, DC अपॉन AC के, DC अपॉन AC के। और ये भी इक्वल होता है किसके, AC अपॉन BC के, AC अपॉन BC के। क्लियर हो रहा है? AC अपॉन BC के। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को ले लूँ, इन दोनों को ले लूँ, तो आपने देखा है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो AC का AC मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल DC का BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, BC इंटू DC हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको प्रूव करना था कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, है ना। तो सी ए को ए सी बोल दिया, यहाँ सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे का खा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप सबसे पहला काम आप क्या करिए, एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? एक वृत्त बनाइए और वृत्त से कोई एक बाह्य बिंदु लीजिए। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक बाह्य बिंदु मैंने ले लिया, मान लीजिए इसका नाम ले लिया मैंने P, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे खींच रहा हूं और एक स्पर्श रेखा मैं यहां से खींच रहा हूं। तो स्पर्श रेखा इसको नाम दे दीजिए यहाँ से A और इसको नाम दीजिए यहाँ B, जहां स्पर्श कर रहा है। और ये आपका एक सेंटर आ गया, इसको सेंटर को नाम दे दीजिए O। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो PA है ये इक्वल है किसके, PB के, PA इक्वल है PB के। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको इस सेंटर से इस पॉइंट P को मिला देना है और यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। इतनी रचना आपको करनी होगी। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहाँ लिख दीजिएगा उपपत्ति, क्योंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं और प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है,
अब एक एक पॉइंट को यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, ट्रायंगल किसको, ट्रायंगल AOP को, ट्रायंगल AOP तथा ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल BOP में। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो आप कहोगे OA इक्वल होगा किसके, OB के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ लिखोगे त्रिज्याएं हैं। यहाँ क्या लिखोगे आप, त्रिज्याएं हैं। क्लियर हो रहा है। फिर इसी प्रकार आप बताइए कि जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल OAP, और जो ये वाला एंगल है एंगल OBP, एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OBP के, एंगल OBP के। और रीजन क्या लिखोगे, जो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है ना। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे क्या देखते हैं, आप देखिए इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड OP है और इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड OP है। तो आप यहाँ से एक बात और बोल सकते हो कि OP इज इक्वल टू OP। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। तो आपने इस ट्रायंगल का 3 पार्ट, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल कर दिया, तो आप कह दोगे सो, यानी इसलिए ट्रायंगल AOP ये सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल BOP के। और रीजन क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, प्रमेय से। और अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप ये बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल का साइड AP, इस ट्रायंगल का साइड AP, तो लिखोगे अतः, अतः AP इक्वल होगा किसके, BP के। रीजन क्यों लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अंग समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था और यही आपने प्रूव्ड कर दिया। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 2 अंकों की संख्या मान लेना चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि माना, यहाँ लिख लीजिएगा माना, माना 2 अंकों की संख्या बराबर XY, क्या मान लिया आपने, 2 अंकों की संख्या को XY मान लिया। अब इसको आप बोल सकते हैं ये इकाई होता है और ये क्या होता है, दहाई होता है। तो बोल सकते हैं x दहाई यानी कि 10x प्लस y इकाई यानी कि y, तो इसको 10x प्लस y भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है इसके अंकों का योग, यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला चीज तो यही आपसे बोल दिया है प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से पहला शर्त आपसे कह रहा है कि इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। इसका एक अंक है x और दूसरा अंक क्या है y, और इन दोनों का योग कितना है, 9 है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर हो रहा है। फिर आगे और पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो अभी आपने 10x प्लस y माना,
अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? 10x प्लस वाई का कितना गुना? 9 गुना। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दीजिए, जहां पर x है वहां y कर दीजिए और जहां y है वहां पर x कर दीजिए। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है भैया? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। तो यहां लिख दीजिए 2 गुना है, तो इंटू में यहां क्या कर दीजिए 2। इसी को सॉल्व करेंगे, 9 10 आर 90x प्लस 9y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 10 आर 20y प्लस 2x। अब यहां से 9x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो सॉरी 90x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 2y 20y, ये प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y। यहाँ से 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 88x आएगा और यहाँ से आएगा 11y, तो 11 8 88 है ना। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर किसके है? 9 के। तो y x तो लिख दीजिए, प्लस y की जगह पर 8x, और ये बराबर किसके है? 9 के। 8x प्लस 1x 9x बराबर किसके होगा? 9 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 9 बटे में 9, 9 से 9 कटा, कितना आया? 1, यानी x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई, उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर 1 समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखिए। ठीक है, 2 क्या है? y बराबर 8x है, यही आपका समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू एक्स की जगह पर 1, तो y की जगह पर 8 कम 8, और यही हमारे इस क्वेश्चन का y का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या आपने क्या माना था? एक्स वाई माना था। तो यहाँ आप लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर एक्स वाई, और एक्स वाई बराबर कितना होगा? एक्स की जगह पर आप 1 रख दीजिए और वाई की जगह पर आप 8 रख दीजिए, तो यहाँ 1 और यहाँ 8, तो 18 होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंगा नंबर देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने हूबहू क्वेश्चन को लिख लिया, इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों आखिरी वाले लोगों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर? मल्टीप्लाई करने पर 2 3 कितना हो रहा है? 6x² आना चाहिए, और यहाँ पर सिंबल किसका दिख रहा है? प्लस का। यहाँ पर सिंबल किसका दिख रहा है? प्लस का। यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5x। आपको यहाँ लिख देना है 2x², यहाँ लगा देना है माइनस माइनस है, यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 और इक्वल लगा है 0। मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने क्या किया, केवल और केवल इस माइनस इस 5x की जगह पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि इसी को मुझे तोड़ना है, इसी को मुझे क्या करना है? ब्रेक करना है। अब कैसे ब्रेक करेंगे? आपको कुछ इस तरह ब्रेक करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 6x², और जब आप जोड़ो तो कितना आ जाए? 5x। तो मुझे पता है कि अगर मैं 3x लिख करके और प्लस 2x लिख दूं तो 3 2s आर 6x² आ जाएगा, और 3 + 2 5x आ जाएगा, और मुझे यही तो चाहिए। तो आप बोलोगे यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 3, ये इक्वल किसके होगा? 0 के।
फिर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में केवल और केवल x कॉमन दिख रहा है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ माइनस में 3 बचा, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए क्योंकि इसमें माइनस आया है, तो जो यहाँ आया है वही यहाँ भी बचाना है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस में 1 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा 2x और ये माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। अब एक बार आपको 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 इक्वल किधर जाएगा तो प्लस 3, इंटू में 2 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन 2, तो एक वैल्यू तो x की ये आ जाएगी, और दूसरी बार एक बार और आपको x माइनस 1 को भी 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 1। तो आपने यहाँ भी एक वैल्यू निकाल दी और यहाँ भी एक वैल्यू निकाल दी, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। हल करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना। तो आशा है कि आप समीकरण को सॉल्व करना और उसको अच्छे से वैल्यूज को फाइंड करना आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप एक बगीचा बनाइए। क्या बनाइए, एक बगीचा बनाइए, और उसमें एक चीज़ कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई अगर मैं x मान लूँ, चौड़ाई को मैं क्या मान लूँ, x, तो ये भी होगा x, लंबाई उसका 2 गुना होगा, यानी कि ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, यानी कि लंबाई अगर आपने x माना है तो चौड़ाई अगर आपने x माना है तो लंबाई चौड़ाई से कितना गुना है, 2 गुना, यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब आपको परिमाप कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर, यानी आप यहाँ बोल सकते हैं परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ने पर परिमाप आता है, तो 2x प्लस 1x यहाँ लिख दीजिए परिमाप। क्या, परिमाप, और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिएगा 120 मीटर। जोड़ दीजिए 2x और 1x, 3x, 3 2 5, 5 और 1 6x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 120, और गुणे का 6 इधर आएगा तो बटे 6, 6 दूना 12 और 6 शून्य में 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, और लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए मुझे x और y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना था, और x को निकाल लिया। तो मैंने यहाँ देख लीजिए, मैंने लंबाई कितना माना हुआ है, लंबाई मैंने माना हुआ है 2x। कितना माना हुआ है, 2x, तो हो जाएगा 2 गुणे 20, यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 40 मीटर। और मैंने चौड़ाई कितना माना हुआ है, चौड़ाई मैंने माना हुआ है केवल और केवल x, और x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुत ही शॉर्ट टाइप में आंसर। ठीक है, आपका परिमाप दिया था, आपने वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने लंबाई और चौड़ाई बता दिया, और यही आपको फाइंड करना था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण है 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, इसी को मुझे सॉल्व करना है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका क्या मान लिया जाए, 2। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखा जाए, पहले वाले समीकरण में देखिए तो आपको दिख रहा है आपका डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखा जाए तो ऊपर आया है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देंगे आप 2, ऊपर बचेगा 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 2, और यहाँ से देखा जाए तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये अपॉन का 2 इक्वल किधर जाएगा तो माइनस इंटू का 2, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, 3rd मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 3rd। इसी प्रकार इस तरफ लिख दे रहा हूँ, इसी प्रकार
सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, इसी प्रकार समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 का x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का y में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3y अपॉन 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये इक्वल किसके होगा 13/6 के। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, ये अपॉन का 6 इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, और 6 से 6 हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया मेरा 4 बन गया। क्या बन गया 4 बन गया। अब आपको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करना होगा, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ इस तरफ समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 प्लस 4। समीकरण 3 क्या है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, इसको जोड़ना है क्योंकि बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा, तो 3x माइनस 3y जुड़ेगा किससे 2x प्लस 3y से, 2x प्लस 3y से, और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा तो -4 जुड़ेगा किससे 13 से, तो -4 प्लस में 13। ठीक है, तो यहाँ अगर जोड़िएगा तो 3x प्लस 2x कितना x हो जाएगा 5x। ठीक है, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, और -3y प्लस 3y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल किससे होगा 13 माइनस 4 हो जाएगा कितना 9, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 9/5, x की वैल्यू क्या आएगी 9/5। अब x की वैल्यू मिल गई, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में 2 में 3 में 4 में, वहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं इसको समीकरण नंबर 4 में रखने जा रहा हूँ। समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 9/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से आपको लिखेगा 2 9 18, यहाँ से 3y की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो 13, ये 2 9 18/5 इक्वल किधर आएगा तो -18/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3y इक्वल टू आएगा 13×5 65, 65 में से 18 घटाइएगा तो 65 माइनस 18 कीजिएगा तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47 अपॉन में कितना आएगा 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 47 अपॉन में 3×5 15, तो 47/15 यहाँ से आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 9/5 और यहाँ y की वैल्यू 47/15, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18 है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, दूसरा पद यानी कि T2 ये कितना है 14 है, और तीसरा पद कितना है T3 ये कितना है 18 है। तो जब दूसरा पद कहेगा तो a प्लस 2 से 1 कम 1 यानी कि d, केवल a प्लस डी बराबर कितना होगा 14 होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा फर्स्ट। और जब तीसरा पद कहेगा तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3 से 1 कम 2 और हो जाएगा यहाँ पर d, ये बराबर किसके होगा 18 के। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस क्या कीजिएगा 2 कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष बाएं पक्ष से घटता है और दायां पक्ष दाएं पक्ष से, तो आप कहेंगे बायां पक्ष क्या है a प्लस डी माइनस a माइनस 2d। ठीक है, इज इक्वल टू 14, ये प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्लस a से माइनस a क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2d और प्लस d, तो माइनस में d आएगा और इधर आएगा माइनस में 4, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट,
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डिफरेंस निकल गया। अब आगे देख, अब यहाँ से d इक्वल टू 4 समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे a प्लस डी की वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 4, यहाँ रख दीजिएगा 4 इज इक्वल किसके होगा 14 के, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी सामने 14 प्लस 4 उधर जाएगा -4, a की वैल्यू 14 माइनस 4 10 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई और यहाँ से d की वैल्यू मिल गई। अब आपको s कितने पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पदों का योग निकालिए, 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो n पदों का योग का फॉर्मूला लिखिए। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है फार्मूला। अब जहाँ n है वहाँ पर क्या है 51, यानी कि s 51, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 51/2, 2 दहाई 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, और 50 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 200, तो 50 चौके 200। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इसी को आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या करेंगे 51/2 इंटू 200 प्लस 20 हो जाएगा 220, और डिवाइड कीजिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य में 0, तो आ जाएगा 51 इंटू 110, और गुणा करिएगा तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 55 और 1 56, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 56 10, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आशा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको यही करना है, आपको देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है फिगर। तो मैं सबसे पहला काम करूँगा फिगर बनाऊँगा। तो कह रहा है एक मीनार के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है, तो यहीं पर एक झंडा लगा दीजिए, ये रहा आपका झंडा। ठीक है, ये मीनार है और उस मीनार के ऊपर एक क्या लगा दिया गया है झंडा। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार का आधार यही है, और यहाँ से कितनी दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं कितना मान लेता हूँ 10 मीटर। ये कितना है 10 मीटर। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे का उन्नयन कोण, एक मीनार होगा तो आप मान लो यहाँ कहीं आपका आधार है, और यहाँ से ऐसे बना दिया जाए तो मीनार का और उसके आधार से, तो मीनार के आधार, मीनार तथा इस झंडे का उन्नयन कोण, इस झंडे का जो उन्नयन कोण है वो कितना कितना डिग्री है, ये है मीनार का है कितना, मीनार के शिखर का है 60 डिग्री, तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार का है 45 डिग्री, माफ कीजिएगा, कितना डिग्री 45 डिग्री, और झंडे का कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई मान लीजिए झंडे की कितनी है h है, कितनी है h है। फिगर बन के रेडी हो गया है। चलिए अब आपको झंडे की लंबाई निकालना सिखाते हैं, क्या करना है आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपको tan लेना है, ये दूरी मान लीजिए कितना है x है, कितना है x है, तो आपको लंब दिया है और आपको आधार दिया है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, तो tan 45 जब ले रहे हैं आप, तो tan 45 यानी कि लंब, लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक का लंब कितना है 10, तो लंब और बटे में आधार कितना है x, तो लंब बटे आधार tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 10 अपॉन में x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 10 मीटर आएगी। कितनी मीटर आएगी 10 मीटर। ठीक है, अब आपको एक बार क्या ले लेना है, tan 45 ले लिए तो आप tan 60 डिग्री ले लीजिए, और tan 60 बराबर अभी पूरा लंब होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो पूरा जो लंब होगा वो h प्लस 10 होगा। पूरा कितना होगा? h प्लस में 10 और अपॉन में आधार कितना है? x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये 10 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 होगा इज इक्वल टू h प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हाइट h बराबर पूछूं तो आप कहोगे 10√3 और माइनस में 10 और यहाँ पर कहोगे 10, दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। और अगर यहाँ पर वैल्यू भी रखें, यही हमारा क्या हो जाएगा? हाइट। एक आंसर तो आप यहाँ भी दे सकते हो, ये भी आपका गलत नहीं होगा। एक आंसर आप यहाँ भी दे सकते हो, दूसरा आंसर आप रूट की वैल्यू रख दो √3 की, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू 1.73 और माइनस में 1 और यहाँ से करोगे तो 10 इंटू 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.73 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.3 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके झंडे की ऊंचाई। तो झंडे की ऊंचाई आएगी 7.3 मीटर या 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो जो भी आंसर आपको समझ में आए आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण। देखिए, एक तो आपके पास मीनार है, एक क्या है? मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 मीटर ऊंचाई। ठीक है, कह रहा 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और एक खंभा है। एक क्या लगा हुआ है? खंभा। अब देखिए, खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h। खंभे की ऊंचाई कितना मान लिया जा रहा है? h। ये हाइट है आपका h। तो खंभे की ऊंचाई आपने मान लिया अपने मन से h, इतना तो ले ही सकते हैं। अब देखिए, कह रहा कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, खंभे का एक ऊपरी सिरा और आधार, और ये आधार का अवनमन कोण क्या दिया हुआ है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? हमेशा इसी आधार से होता है। और अवनमन कोण आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? अवनमन कोण कितना दिया है? ऊपरी सिरे का 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर नीचे बना लिया जाए तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। और खंभे के किसके ऊपरी सिरे और आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है? ये पूरा है 60 डिग्री। पूरा कितना है? 60 डिग्री। तो अगर वो 60 डिग्री है तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, ये हाइट आपको निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आप x मान सकते हैं, तो ये भी कितना होगा? x होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब सबसे पहला काम हम लेते हैं 45 डिग्री को। किसको लेते हैं? 45 डिग्री को। इसको इस तरफ रखते हैं। आपको लेना है सबसे पहले 45 डिग्री के लिए। तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ ध्यान से, आपको करना कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है तो बताओ आप इतनी हाइट कितनी होगी? ये हाइट कितनी होगी? टोटल है 50। आपने h वहाँ से निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस में h, यानी ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? 50 माइनस h होगी। क्लियर हो रहा है? अब मैं tan 45 ले रहा हूँ, तो कहेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 50 माइनस h, क्योंकि इसी के बेस में हमको हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितना दिया हो? 50 माइनस h। तो लंब कितना है? 50 माइनस में h अपॉन आधार कितना लिखा हुआ है यहाँ x, तो ये भी आधार कितना होगा? x होगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन में x। x 1 सार x इक्वल टू 50 माइनस में h। ठीक है, ये समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब आपने tan 45 लिया तो आपको tan 60 भी लेना चाहिए। तो आप लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब और बटे में आधार। तो लंब कितना है? 50 और आधार कितना है? x। तो tan 60 का अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 50 अपॉन में x। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x
और ये अपॉन का रूट 3 इधर आएगा, x रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 50 इंटू का रूट 3 इधर आएगा तो अपॉन में रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा ये 50 रूट 3 अपॉन में 3 मीटर। ये आपका x का वैल्यू आएगा। और x की वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, x बराबर इतना, इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस ये माइनस एच इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा प्लस एच, तो x प्लस एच बराबर 50, यही है। यहाँ से आपको हाइट निकालना है, h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या होगा 50, ये प्लस एक्स इक्वल किधर जाएगा तो माइनस एक्स, तो हो जाएगा 50 माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 रूट 3 माइनस में अपॉन में 3। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन दिख रहा है 50, तो मैंने क्या कर लिया 50 कॉमन ले लिया। जैसे ही 50 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ से एक और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, 50 3 1 3 और माइनस में रूट 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो 50/3 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 मीटर, यही आपके इस खंभे की क्या होगी ऊंचाई होगी। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है, कह रहा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों में के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब आपको सबसे पहला क्या निकालना है, लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो आप पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालोगे आप, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है फॉर्मूला। अब वैल्यूज को रखा जाए तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू में 15 इंटू थीटा कितना है 60, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 60 अपॉन में 360 डिग्री, क्लियर हो रहा है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 इंटू में साइन थीटा का मतलब कितना है साइन 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आई बात। अब आगे देखते हैं क्या करना है, 66R कितना होता है 360, क्लियर होता है 66R, केवल यहाँ 6 होगा, ठीक। फिर अगला देखा जाए तो 3 2s are 6 और 3 5s are 15, कैंसिल आउट हो रहा है, समझ आई बात। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दशमलव, 2 पंचे 10, 11, 2 सते 14, तो क्या क्या आया देखते, यहाँ भी देखते हैं क्या क्या आया वैल्यू, एक बार दोबारा पुट किया जाए तो यहाँ कहेंगे आएगा 1.57 इंटू 15 × 5 = 75 है ना, और ये तो सब कट ही गया कैंसिल हो गया, और माइनस में क्या आएगा देखिएगा 1/2 इंटू में 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1.57 इंटू में 75 माइनस, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 225 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 225 होगा अपॉन में 2 इंटू, अगर यहाँ √3 का कहा जाए तो 1.73 यही कह रहा है 1.73 और अपॉन में कितना लेना है 2,
तो यहाँ देखा जाए 1.57 इंटू में 75 माइनस 225 इंटू में 1.73 और अपॉन में 2 2 जार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 1.57 इंटू में 75 माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पंचे में 20, यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, 2 22 25 हो जाएगा, 4 छक 24, 1 25, 10 हो गया, 4 9 8, 2 10, 4 पंचे 20, तो 56.25 इंटू में 1.73 यही आएगा। अब आगे देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ देखिए किया गया है, आएगा कितना 11775, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा लीजिए, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 973,125, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 1 2 3 4 अंक के बाद लगा दीजिए डेसिमल। ठीक है, इतना आया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना है, तो आप कहेंगे 117.75 में से सब्ट्रैक्ट करना है 97.3125, इधर 0 बढ़ा सकते हैं, घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, तो कितना आ जाएगा 20.4375। ठीक है, और यही इस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही क्या होगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ आया या नहीं आया? समझ आया? अगर समझ आया तो चलिए बढ़ते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की तरफ। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री और प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिखूँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और ये माइनस कॉमन ले ले तो ये भी माइनस जाएगा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, समझ आ रही बात? अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या वही चीज यहाँ लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा? तो वही चीज, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 20.4375, यानी इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20.4375। ठीक है, और माइनस में क्या बचा हुआ है पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 15 गुणे 15। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3.14 इंटू 15 गुणे 15 कितना होता है 225 माइनस 20.4375। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3.14 का मल्टीप्लाई किस में करना है 225 में, यहाँ मैंने कर लिया है 3.14 का मल्टीप्लाई 225 में किया तो कितना आया 76.50। ठीक है, तो आएगा कितना 706.50 और माइनस में कितना है 20.4375। क्लियर हो रहा है? अब इसमें से घटा देना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर लिखिएगा 20 और इधर लिखिएगा 4375 0 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, डेसिमल 6 में से 0 गया 6, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा कितना 6, तो 6 8 6 लिख दीजिएगा 686.0625 6865080
0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो आपने क्या नाम है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दिया। ये रहा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये रहा आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर, ठीक है, लकड़ी का एक ठोस बेलन बनाइए। लकड़ी का एक ठोस बेलन बनाया गया और इसके दोनों ही सिरों पर, ये लकड़ी है और इसके दोनों ही सिरे पर, इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी क्या बनाया गया, एक अर्धवृत्ताकार अर्धगोला बनाया गया। देखिए अर्धगोला निकालकर, ठीक है, इस पर भी अर्धगोला निकाला गया और इस पर भी अर्धगोला निकाला गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि बेलन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 10 है। बेलन यहाँ से यहाँ तक है और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितनी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालनी है तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी तो आपको सबसे पहले तो बेलन दिख रहा होगा, तो आप लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपको आधा अर्धगोला इधर दिख रहा है और एक अर्धगोला यहाँ दिख रहा है, तो अर्धगोला प्लस अर्धगोला यानी कि पूरा गोला मिल जाएगा। यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधा और आधा मिलाकर के पूरा गोला बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। यहाँ से दोनों में से जो जो कॉमन मिले निकाल लीजिए। 2πr मुझे दोनों में दिख रहा है, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से पाई निकल गया, यहाँ से r निकल गया, तो केवल h बचेगा। प्लस यहाँ से 2 निकला तो 2 बचा, पाई निकला, एक r निकला तो केवल एक बार r बचा, यानी h प्लस क्या बचा, 2r बचा। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7 इंटू में r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 3.5, रेडियस कितना है 3.5 इंटू में h की वैल्यू कितनी है 10 है, और प्लस में 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, 7×5 = 35, तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 1.0 इंटू में 22 हो जाएगा, इंटू में 10 और 35 × 70 यानी कि 7 आ जाएगा। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से कम 22 और गुणे में 17, और 22 × 17 करिएगा, 17 × 34 के 4 हासिल आया 3, 17 × 34, 34 और 3 कितना होता है 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे फिगर का क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो आशा है आपको ये पूरा सेट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था आपका खंडवा किस सेट का, सेट नंबर 6 का खंडवा आज की वीडियो में आपने समझा। अब जो आपका अगला वीडियो आने वाला है वो सेट नंबर 7 को आएगा। सेट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद।